हेलो सीए इंटर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि मैं 25 अटेम्प्ट के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर्स यूट्यूब पे लेके आऊँगा, ठीक वैसा ही अपने वादे पर खरे उतरने के लिए हम आज आपके साथ आए हैं। आइए आज हम बात करते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अप्रोक्स कितने लेक्चर लगने वाले हैं और इनमें हमारी कवरेज क्या रहेगी, हम एक एक पर बात करेंगे। ये रहा आपका हैंड रिटन नोट जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया होगा सारे के सारे लिंक्स में आइए आपको एक बार दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो भाई, आपको हमारे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए ऑन टाइम, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। दूसरा, आप चाहें तो आपको ये मिस्टर कॉमर्स वाला ये इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं आप, आपको टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल रहा है, यानी बहुत बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में जब आपको प्रॉब्लम सच में टेलीग्राम से सॉल्व नहीं हो पा रही, तो ये आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप। हमेशा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा विद इन 24 आवर, हो सकता है तुरंत या कुछ घंटे के बाद आपको कॉल बैक मिले या आपको रिप्लाई मिले। ये रहा टेलीग्राम चैनल, जिसे आप स्कैन करके भी जा सकते हो, बाकी कमेंट बॉक्स में सब के सब लिंक दिए होंगे। ये एक पेज हमने अपने हैंड रिटन नोट्स में दिया है जहां पर आप अपना कुछ इंडेक्स वगैरह कुछ अपनी प्लानिंग नोट कर सकते हो। जो शुरू करते हैं, सबसे पहले ध्यान से समझिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है, उसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और इस स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में कुल मिलाकर के 5 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताऊं, आईसीएआई के पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके मार्क्स कम से कम आए, इसके लिए उनके पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पेपर अगर वो टफ बनाना चाहेंगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर देंगे कि आप उससे उसे संभाल नहीं पाओगे अगर उसने चाह लिया तो। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, ये आपका पेपर नंबर 6 है सीए इंटर का, और ग्रुप 2 का थर्ड पेपर कह लीजिए। इस पेपर में आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये दो सब्जेक्ट जो 50-50 मार्क्स के आते हैं। मतलब सर, टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है जिसमें 50 मार्क्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के आने हैं। जी सर। तो हम एसएम को कैसे समझें, कैसे इसको अपने एग्जाम के लिए क्या नज़रिया रखें, ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यहाँ पर आईसीआई आपको परेशान कर सकती है, उसके पास स्कोप है परेशान करने के। लेकिन जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है, अगर आपने स्मार्टली सही तरीके से सही टाइम पर और मल्टीपल टाइम्स रिकॉलिंग कर लिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ठीक तरीके की प्रैक्टिस कर लिया, समझ लिया हाउ टू प्रेजेंट द आंसर, तो ये 50 मार्क्स आपको आईसीआई भी आपसे छीन नहीं पाती। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि भाई थ्योरी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आईसीएआई आपके मार्क्स कट कर सकता है। आप अच्छा से अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे तो ये कमियां धीरे 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 हम सही करेंगे, धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में इन सब का सोल्यूशन मिलेगा, यूट्यूब पे आपको सबके कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और ये भी हम बताते रहेंगे कि आपको इस क्वेश्चंस में, इन टॉपिक्स में किस पे ज़्यादा जोर देना है, किसको बार बार रिकॉल करनी है, और कौन से टॉपिक का पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में 5 चैप्टर हैं सर, 50 नंबर का आना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं सिलेक्ट करने, ईच एंड एवरी चैप्टर कवर्स 10 मार्क्स, तो 10 × 5 दैट इज 50 मार्क्स। सिंपल सी बात है। अब ये देखिए, सारे के सारे चैप्टर आपके 10 मार्क्स कवर होंगे, जो ऑलरेडी इस नोट्स में हमने आपको लिख करके दिया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक बार इस नोट से अलग हट के आते हैं, हमने हमेशा से बताया आईसीआई मॉड्यूल हमारी गीता है, हम इससे दूर नहीं जा सकते, इसको अपने लिए पहली प्रायोरिटी रखनी है।
तो चैप्टर 1 आईसीआई मॉड्यूल में 27 पेजेस का है, चैप्टर 2 46 पेजेस का है, चैप्टर 3 35, चैप्टर 4 32 एंड चैप्टर नंबर 5 63 पेजेस का है। बहुत बहुत बड़ा ये चैप्टर है। तो सर टोटल 203 पेजेस का ये सिलेबस है आपके आईसीआई आपके मॉड्यूल में। हम इसे क्या करेंगे, इनमें से सर ध्यान दो तो आपके मॉड्यूल में 12 एमसीक्यू चैप्टर 1 में, 8 चैप्टर 2 में, 10, 9 एंड 6 चैप्टर 3, 4 और 5 में है। कुल मिला के 45 एमसीक्यू हैं। इन 45 एमसीक्यू पे अपने पूरी पकड़ होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट आईसीआई मॉड्यूल ने जो हमें करने को कहा है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे, आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करो तो 5 + 4 यानी 9 क्वेश्चन। सर ये 5 + 4 तो देखो 5 क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट होंगे और 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके, ये 4 क्वेश्चन आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी हर एक चैप्टर में दिया हुआ है। 3 मतलब 3 थोड़ा नॉर्मल होंगे और 3 केस सिनेरियो वाले क्वेश्चन होंगे। इसी तरह ये बहुत 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 सारे क्वेश्चन दिए हैं। मतलब अगर इन क्वेश्चंस की बात करो तो टोटल मॉड्यूल में 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 50 क्वेश्चन की, यकीन मानिए मुझ पे, अगर इन 50 क्वेश्चन पे आपने कमांड कर लिया तो आपको किसी और क्वेश्चन बैंक कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक करना चाहना तो आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यूज पे जाना, क्वेश्चन देखना, सेम यही क्वेश्चन आपको रिपीट किए हुए मिलेंगे। देखो भाई यकीन रखना होगा, अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो 100% भरोसा रखना, हमें फॉलो कर रहे हो तो हम पे भरोसा रखिए। आपको भरोसा तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे में तो आपका टाइम चला जाएगा और आप इफ एंड बट में पड़े रह जाओगे कि किन के लेक्चर्स ठीक हैं, किन के नोट्स सही हैं, कौन से क्वेश्चन कवर करें। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में ही स्ट्रेटजी बनाते बनाते अटेम्प्ट आ जाएगा और फिर अगले अटेम्प्ट के लिए स्ट्रेटजी ढूंढते रहेंगे आप। ठीक है, तो आइए हम बात करें, हमारे हैंड रिटन नोट्स की बात कर लेते हैं। सर हैंड रिटन नोट्स में बात यह है कि हम नंबर ऑफ पेजेस, पहले जब ये नोट्स बना रहे थे तो हमारा अप्रोक्स ये सोचना था कि हम चैप्टर 1 को 5 पेजेस में समेट देंगे, पर ऐसा नहीं है। बात इसमें ये फ़र्क आ गया केवल कि जो हमने अपनी नोट्स बनाई है, ये नोट्स अभी आप देखोगे ये 103 पेजेस की है टोटल। सर मॉड्यूल 203 पेज का है, आपकी नोट्स 103 पेजेस की हैं। क्या ये समराइज है? सर कहने के लिए समराइज है, पर ये कंप्लीट नोट्स है, कंप्लीट टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। दूसरी बात ये है कि हर एक चैप्टर के बाद में 1 से 2 पेजेस हमने ब्लैंक छोड़ रखे हैं। ये वो पेजेस हैं जिनमें किसी भी तरह कुछ आपको नोट करना पड़ेगा मेरे समझाने के साथ साथ, तो आप कर पाओगे। उसमें आप पेंसिल से स्क्रिबल करते चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपने सुविधा के अनुसार नोट कर सकते हो। इसी 103 पेज में एक खास बात यह है कि कई चैप्टर में एक ही पेज 2 बार कंपाइल हो गया, मतलब आपको पेज नंबर 2 में वही मिलेगा तो पेज नंबर 3 में भी सेम पेज रिपीट हो गया। उसमें आपको कहीं अनकंफर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ पेजेस अप्रोक्स 10 पेजेस इस वजह से ऐड हो चुके हैं एक्स्ट्रा, और 5 चैप्टर में 10 पेजेस ये एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं। अगर आप पूरी पढ़ाई की बात करो तो इसमें कुल मिला के 80 के आसपास पेजेस पूरी आईसीआई पूरे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के इस हैंड रिटन नोट्स में आपको मिलेगा, जिस पे आपको पढ़ाई करनी है। सर एक और खास बात अभी आपको दिखाते हैं, ये फॉन्ट बहुत बड़े बड़े हमने लिख रखे हैं। मतलब जैसा लिखा है आप कोशिश करिएगा एग्जाम में उतने ही बड़े बड़े लिखने की कोशिश करिएगा, छोटो छोटो मत लिखो। आपका नोट्स नहीं है, आपके घर की पढ़ाई नहीं है, किसी न किसी तरह से आईसीएआई को बेहतर प्रेजेंट करके दो। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि पहले चैप्टर को छोड़ के बाकी के चैप्टर में हमने फॉन्ट साइज को बहुत बड़ा बड़ा रखा है या प्रिंट में बहुत बड़ा बड़ा आया हुआ है, जिसमें आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, पतली सी नोट्स होगी। अच्छा सर, ये रही बात हैंड रिटन नोट्स की जो अभी आपके साथ है, अभी आपको दिखाते हैं। अब एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर है। हाँ सर, इसमें हमारा पूरा फोकस ये रहेगा कि आपको बहुत बहुत अच्छे से आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट को हम डाल दें। सर क्या क्विक रिवीजन कराएंगे? एक बात आपको बताएं, सबसे पहले तो ऑडियो रिवीजन आपको टेलीग्राम चैनल पे
और टेलीग्राम ग्रुप में। ये ऑडियो रिवीजन तो आपको मिल ही जाएगा। सर ऑडियो रिवीजन आप सुनने में तो बड़ा सिंपल बात लग रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, उस दिन आप इन्हीं ऑडियो रिवीजन के बाद हमें मैसेज करोगे, सर आपने मुझे बचा लिया। ऐसा ही होता रहा है, ऐसा ही हुआ है, ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो ऑडियो रिवीजन जो चैप्टर आपको 2-2 घंटे पढ़ते हो, आप अभी से तैयारी करते हो, एग्जाम के दिन टाइम नहीं बचता ड्यू टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि 9-10 चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आप प्रैक्टिस करते करते टाइम चला जाता है। लास्ट में कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आपसे छूट जाता है। तो आपको क्या करना है, सर ये ऑडियो रिवीजन आपको बहुत हेल्प करेगा। 15-20 मिनट में पूरे चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में इजीली डाल दूंगा। एक और बात यह है कि 1.5 डे यानी उन एग्ज़ाम डेट जो होती हैं, उनके बीच में जो 1.5 दिन होते हैं, वो आप अपने हिसाब से नहीं चलते, वो आप हमारे हिसाब से चलते हो, अगर आप हमारे रियल स्टूडेंट हो। क्योंकि वहाँ पर हम आपको एक एक दिन बताते हैं, एक एक दिन, एक एक घंटे बताते हैं, सॉरी एक एक घंटे, कि अगले 1 घंटे में आपको क्या करना है, अगले 2 घंटे में आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम आप। हाँ जी, तो कंफर्म है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड का मतलब होता है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आप एसएम पढ़ रहे हो, आप चाहते हो कि इसी यूट्यूब चैनल से क्या मेरा काम चल जाएगा, क्या ये सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इतनी हो जाएगी कि हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें, तो आंसर इज यस। आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ोगे, थोड़ा अपना एफर्ट डालोगे, रीडिंग करने में थोड़ा और टाइम आप दोगे, तो आपके लिए ये लेक्चर सफिशियंट होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। क्विक रिवीजन, सर क्विक रिवीजन के नाम पे अगर आप देखोगे तो एक रैपिड रिवीजन सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो बहुत 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 फास्ट है और सब कुछ आपको समझ में वहाँ पे आएगा। लेकिन वो तब, वो जब एग्जाम का करीब आए, तो 5 दिन में 5 लेक्चर हैं, 5 घंटे में पूरी एसएम कंप्लीट है, वो अभी आपको नहीं करना। ऑडियो रिवीजन एग्जाम के दिन आपको करना है, जब 1.5 डे की प्लान हम बना के देते हैं, उन्हीं में से आपको करना रहेगा ऑडियो रिवीजन। वो आपको 2 से ढाई घंटे में पूरी एसएम, 2 घंटे में पूरी एसएम के कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल टॉपिक, अलग अलग एक पूरा ऑडियो का एक लिंक हम आपको दे देंगे। जो टॉपिक में प्रॉब्लम, उसे क्लिक करो, उसे सुनो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपके साथ करने वाले हैं। आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपके लिए फ्रूटफुल है, यूजफुल है। May 25 के लिए अटेम्प्ट के लिए अवेलेबल है। क्या सितंबर 25 के लिए है? सितंबर 25 के लिए सितंबर में देखा जाएगा। अभी आप यहाँ पे फोकस करो। चैप्टर 1, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारी ये आदत है, हर एक चैप्टर का कंप्लीट पैकेज यानी कंप्लीट बर्ड्स आई व्यू हम आपके सामने देते हैं, ताकि आप देखते ही समझ पाओ कि अगर मुझे इन चीज़ों पर पकड़ हो गई तो 10 नंबर, कितने नंबर सर? 10 मार्क्स आपके बैग में हैं, आपके हाथ में हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर 10 नंबर कवर करता है। तो ये जो 10 नंबर कवर करना है, इसमें इतने टॉपिक हैं। अगर इस पे हम बात करें, सबसे पहले नाम से, नाम क्या है चैप्टर 1 का? सर नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 2 वर्ड से मिलकर के ये सब्जेक्ट ही है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, यहाँ पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। मतलब स्ट्रेटजी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इन दोनों वर्ड्स पे ध्यान रखना। इन्हीं पर पूरा का पूरा ये चैप्टर है। ठीक है, इवन पूरा सिलेबस ही इसी पर है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक पूरे सिलेबस की एक बात बताता हूँ। देखो भाई, सबसे पहला काम क्या है, नाम क्या है सब्जेक्ट का? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। एक बार मैं इसे इरेज करूं, फिर आपको बताता हूं। नाम क्या है? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो एक बात बताओ, मैनेजमेंट क्या है, ये आगे हम चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं। मतलब इस सब्जेक्ट का नाम क्या है?
इस सब्जेक्ट के फायदे क्या हैं, इस सब्जेक्ट का नुकसान क्या है, इस सब्जेक्ट क्या वजह है कि ये सब्जेक्ट पढ़ करके भी हम बहुत फायदा ना ले पाए, मतलब डिसएडवांटेज, मतलब लिमिटेशंस क्या है। सर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग होंगे, तो स्ट्रेटजिक लेवल्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलता है चैप्टर 1 में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। बात समझ में आई? ओके, अगर इतनी बात समझ में आई तो हम अगर और आगे बढ़े मेरे साथियों, तो दूसरा चैप्टर हमारा है, अब आपको स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अब स्ट्रेटजी बनाने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपने इस सब्जेक्ट के बारे में ठीक से सब जान लिया। ओके ओके जी, ओके, चलिए ठीक है। अब आपको जब स्ट्रेटजी बनाने की बारी आएगी तो आप करोगे क्या सर, आप करोगे कुछ एनालिसिस, क्योंकि स्ट्रेटजी कब किसके लिए कैसे बनानी है वो कुछ एनालिसिस पर डिपेंड करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी धंधे में, किसी भी बिजनेस में बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ही हम स्ट्रेटजी बना पाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हाँ सर, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं, नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। एनालिसिस करना मतलब बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना। क्या एनालाइज करते होंगे, जरा अपने आप से सोचो और बताओ, जवाब दो मुझे। एनालाइज दो चीज़ों का करते होंगे आप। अगर आप बात करो दुश्मनों की, लड़ाई की, युद्ध की, यूक्रेन रसिया के बीच लड़ाई है, तो यूक्रेन रसिया के लिए क्या सोचता होगा, यूक्रेन देख रहा होगा कि यूक्रेन के घर के अंदर कौन दुश्मन छिपे हैं और यूक्रेन के बाहर वाले दुश्मन कौन है, बाहर कौन सपोर्ट कर रहा है, बाहर कौन अगेंस्ट में है, और यूक्रेन अब उस देश के अंदर क्या क्या फैक्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है, बहुत 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 सारी चीजें। तो अंदर वाला, बाहर वाला, क्या इन दोनों चीजों को वो एनालाइज करता होगा। तो इसी तरह किसी बिजनेस में आप स्ट्रेटजी बनाने वाले हो तो स्ट्रेटजिक एनालिसिस करने वाले हो, तो उस बिजनेस में, उस धंधे में, उसके बाहर के इन्वायरमेंट को एनालाइज करना होगा। यस, उसके अंदर के इन्वायरमेंट को एनालाइज करना होगा। किसी भी बिजनेस के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर का इन्वायरमेंट मीन्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्या क्या होगा, गवर्नमेंट, यस सर, वहां के लोग, पॉपुलेशन, बैंक रेट, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है, और बहुत सारी चीजें इंटरनल इन्वायरमेंट में है जो थोड़ा क्लोजली कनेक्टेड होती हैं ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बात समझ में आ गई, हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी एनालाइज करना चाहिए, हमें इंटरनल इन्वायरमेंट को भी एनालाइज करना चाहिए, तब जाकर के हम स्ट्रेटजी बनाने के लिए रेडी हो पाएंगे। यस सर, तो चैप्टर 2 में हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट करते हैं, तो चैप्टर 2 का नाम क्या है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यस और नो। चैप्टर 3 में जब हम आते हैं तो सर यहां पर फिर से स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं, लेकिन किसका, क्योंकि एक्सटर्नल का हमने चैप्टर 2 में किया, तो इंटरनल का हम चैप्टर 3 में करते हैं, इंटरनल का हम चैप्टर 3 में करते हैं। अब अगर हम चैप्टर 4 की बात करें तो सर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस जो हमारा है ये चैप्टर 4 में है, मतलब इनको एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के बाद अब हमें समझ में आया कि हम कौन कौन से स्ट्रेटजी हैं जिनको हम चूज कर सकते हैं, कौन कौन से अल्टरनेट हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल है, मतलब क्या क्या किया जा सकता है। तो आपके पास स्ट्रेटजिक चॉइसेस हैं, मतलब कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए अब यूजफुल है, कौन सा क्या हमें मतलब इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, वो आगे चैप्टर 4 आप पढ़ोगे ना तो फिर से इन्हीं बातों को हम आपको कनेक्ट कराएंगे। सर चैप्टर 5 क्या है, अब बात आई चैप्टर 5 में कि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उस स्ट्रेटजी को आप इम्प्लीमेंट जरूर करो। इम्प्लीमेंटेशन, बिना इम्प्लीमेंट किए तो कुछ होगा नहीं। स्ट्रेटजी अपनी पढ़ाई में बना लिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, बेकार है, इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा। यस सर, साथ साथ इवेल्युएट भी करो कि स्ट्रेटजी ठीक से वर्क कर रही कि नहीं। स्ट्रेटजी बना लिया, पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ना है, 4 ही घंटे पढ़ पाए, नहीं कर पाए, मतलब स्ट्रेटजी ठीक से नहीं काम कर रही है।
राइट। तो ये हम चैप्टर 5 में करते हैं। इस तरीके से पूरी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हमारी कंप्लीट हो जाती है। बात समझ में आई, एक फ्लो समझ में आया? यस सर। सब्जेक्ट का स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, कि फायदे नुकसान क्या हैं, विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चैप्टर 1 में करेंगे। चैप्टर 2 में हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेंगे। चैप्टर 3 में इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेंगे और चैप्टर 4 में स्ट्रेटजिक चॉइसेस देखेंगे। 5 में इंप्लीमेंट करके और इवेल्युएट करेंगे। ऐसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे करते हैं शुरू। चैप्टर नंबर 1 ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। 2 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट करेंगे जानबूझ करके, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 1 हमारा इंट्रोडक्शन टू एसएम है, यानी 2 वर्ड्स निकले हैं यहाँ पर। सबसे पहले एक स्ट्रैटेजिक और दूसरा क्या है, मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इन दोनों पर बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा मैनेजमेंट क्या है, हम ये पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी क्या है, और स्ट्रेटजी के नीचे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो इसी बर्ड्स आई व्यू में हमने बनाकर दिया। हर चैप्टर के शुरुआत में आपका पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे ही हम बनाकर देते हैं, वो ऑलरेडी हमने आपको बताया। इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी पकड़ अच्छी हो जाती है पूरे चैप्टर पे, आप सोच पाते हो कि हमारा क्या क्या टॉपिक हमें याद है, क्या क्या नहीं, रिकॉलिंग में बड़ा हेल्प होता है। फिर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में हमें सर इम्पोर्टेंस पढ़ने हैं और लिमिटेशंस पढ़ने हैं। मतलब एसएम अगर हमने पढ़ लिया, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इस्तेमाल कर लिया, तो हमारे क्या फ़ायदे होंगे और इसको क्या वजह हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से हम भरपूर फ़ायदा एसएम का नहीं उठा पाएंगे, यानी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का फ़ायदा हमें नहीं मिल पाएगा। तो लिमिटेशंस क्या है, ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे। सर स्ट्रेटजिक इंटेंट तीसरा टॉपिक होगा हमारा, जिसमें 5 छोटे छोटे टॉपिक हैं हमारे पास, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव और वैल्यूज। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा, क्योंकि आपके अपने घर में, आपकी फैमिली में भी लेवल्स बने होंगे, पापा, मम्मी, बड़ा भाई, छोटी बहन वगैरह वगैरह, तो उनके अपने अपने अथॉरिटी हैं, अपने अपने के स्ट्रेटजिक लेवल्स हैं। आप ये कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें पढ़ना है स्ट्रेटजिक लेवल कौन कौन से होते हैं। आगे पढ़ेंगे 3 लेवल होते हैं, कॉरपोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। ये 3 लेवल होते हैं जो हम अभी टॉपिक नंबर 4 में पढ़ेंगे। फिर इन्हीं जो लेवल्स हैं, इन्हीं लेवल के बीच में नेटवर्क रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। हम पढ़ेंगे कि इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ये बात हम 5वें और आखिरी टॉपिक में पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आई आपको, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, यहाँ 2 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमें मैनेजमेंट की मीनिंग पढ़नी है, इसके बाद हम स्ट्रेटजी की मीनिंग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं मैनेजमेंट की। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मैनेजमेंट वर्ड आप सोच करके, आप इस वर्ड से आपके मन में 2 ख्याल आते होंगे। पहला ख्याल आता होगा कि मैनेजमेंट कुछ लोग होंगे, है ना, जैसे बात करते हैं ना कि अरे मैनेजमेंट के लोग, इट मीन्स मैनेजमेंट ऑलरेडी कुछ लोगों का ग्रुप महसूस होता है आपको दिल से, या नहीं, कि मैनेजमेंट मतलब कुछ लोगों का ग्रुप होगा जो बड़े लोग होंगे, बड़े डिसीजन लेते होंगे। ठीक उसी तरह मैनेजमेंट से एक बात और समझ में आई कि मैनेजमेंट एक काम है, एक वर्क है। कौन सा काम? मैनेजमेंट वाला काम है भाई इनका। इट मीन्स मैनेजमेंट कुछ लोगों के ग्रुप भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं जो बड़े लेवल के फंक्शन हैं, जरूरी काम है, ऐसा आपको पहले से मालूम रहा होगा। तो अगर हम यहाँ बात करें, क्या आपको ठीक से दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ जी दिख रहा है, आई होप दिखेगा। देखो जी, तो मैनेजमेंट को हमेशा 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। जो पहला तरीका है की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो आपको फीलिंग नहीं आई कि मैनेजमेंट कुछ लोगों का ग्रुप है जो बड़े लोग हैं, तो की ग्रुप होंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े लोग होंगे, इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। ये पहला सेंस होगा मैनेजमेंट को डिफाइन करने का। यानी 2 तरीके से, 2 रेफरेंस से हम मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं। पहला, मैनेजमेंट इज की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, और दूसरा,
सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट। कुछ इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं, प्रोसेस हैं, जिन्हें चलाया जाता है, जिन्हें उन फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, वो फंक्शंस को भी हम मैनेजमेंट कह सकते हैं। यस सर। तो देखो जी, सबसे पहले की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। देखो भाई, सिंपल बात है कि इनका काम क्या होता होगा। मैं एक एक बात बताता हूं आपको, लेकिन लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है। देखो, मैनेजमेंट आप भी जानते हो कि ये क्या है। ये चीफ ऑर्गन है इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग अ पर्पजफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी। यानी किसी भी एंटिटी को पर्पजफुल बनाना है, मकसद ही भूल गए तो बेकार है सब। उस एंटिटी को प्रोडक्टिव बनाना है, तो इसके लिए जैसे 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 इंसान को जिंदा रखना है तो ऑक्सीजन चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक वैसे ही अगर एंटिटी को पर्पजफुल बनाना है, अपने पर्पज पर वो कायम रहे, वो एंटिटी प्रोडक्टिव रहे, वैल्यू जनरेट कर पा रही हो, ठीक तरीके से काम कर पा रही हो, तो उसके लिए मैनेजमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैनेजमेंट क्या है? इज अ चीफ ऑर्गन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग अ पर्पजफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी। यस। अच्छा, ये प्रोडक्टिव एंटिटी बनाते कैसे हैं? ये कैसे, क्या करते होंगे, क्या करते होंगे ये लोग कि एंटिटी ठीक से काम करे, प्रोडक्टिव रहे? ये करते क्या है ना, कि जितना ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेस हैं, एक एक बात बताओ, अगर मैनेजर नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो रिसोर्सेस का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होगा। ये बात आपको पता है, समझ में भी आता होगा। बाप ना हो तो घर में बच्चे बिगड़ जाते हैं, बाप ना हो तो घर में सामान की बेकदरी हो जाती है, बाप ना हो तो घर में सही डायरेक्शन नहीं, बेटे को तो बुलेट चाहिए और छोटे वाले को तो कुछ और चाहिए, बड़ा वाला ड्रग्स में डील करने लगा, कुल मिला के सब बर्बाद हो जाता है। ठीक वैसे ही मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट कुछ जो रिसोर्सेस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऑलरेडी बिखरे हैं, सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, या ये कह लो कि उन्हें सही तरीके से बेहतर यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तो उन डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस को एक साथ लाता है, इंटीग्रेट करता है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट करता है, एक साथ लाता है, सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करता है, उनका सही कॉम्बिनेशन यूज करता है, और जिसकी वजह से मैक्सिमम आउटपुट मिल पाता है उन रिसोर्सेस का। इट मींस मैनेजमेंट क्या है? एक चीफ ऑर्गन है। ये एंटिटी को प्रोडक्टिव और पर्पजफुल बनाने में काम आता है। और कैसे बनाता है? बाय ब्रिंगिंग टुगेदर एंड इंटीग्रेटिंग द डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज। ब्रिंगिंग टुगेदर, एक साथ लाके, डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज को। ये रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, जरा बताना मुझे। सर, लाइक मैन पावर। मैन पावर, हाँ सर, मैन पावर एक ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स है। मनी भी रिसोर्स है, मनी भी रिसोर्स है, मटेरियल भी रिसोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजी भी रिसोर्स है। पहले चैप्टर के फॉन्ट थोड़े छोटे हैं, दूसरे चैप्टर से बहुत बड़े बड़े फॉन्ट हैं, इसीलिए नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा है। मैन पावर, मनी, मटेरियल और टेक्नोलॉजी, ये चार जो बातें हमने बताई, यही रिसोर्सेस हैं ऑर्गेनाइजेशन का। और ये डिसऑर्गेनाइज हैं, इन्हें ऑर्गेनाइज करना है, इन्हें इंटीग्रेट करना है। कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। तभी तो प्रोडक्टिव, पर्पजफुल और प्रोडक्टिव एंटिटी बन पाएगा। एंटिटी, यस, विच आर कंबाइंड इनटू अ फंक्शनिंग एज अ होल। जो पूरा एक होल, पूरे फंक्शन के तौर पे उसे कंबाइन करके यूटिलाइज करते हैं। ये इतनी बात आपको पहला पॉइंट समझ में आया, राइट? यस सर, यहां तक मुझे ये बात समझ में आया कि मैनेजमेंट क्या है। ठीक। दूसरा, मैनेजमेंट कैसा? एक मैनेजमेंट क्या है? एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है। इन्फ्लुएंस प्रोसेस है, इनका कहना लोग मानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। कैसा प्रोसेस? टू मेक थिंग हैपन, टू गेन कमांड ओवर द फिनोमिना, और टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट द इवेंट एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर। यानी पूरे लोगों को, उन घटनाओं को एक पर्टिकुलर मैनर में डायरेक्ट करता है, क्योंकि उसी के इशारों पर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है। यस सर। अच्छा, ये इन्फ्लुएंस प्रोसेस है मैनेजमेंट, कैसे इन्फ्लुएंस होता है? सर, इन्फ्लुएंस ना पावर की वजह से आता है।
कंपीटेंस की वजह से आता है, नॉलेज की वजह से और रिसोर्सेज की वजह से आता है। हमारे पास पावर है तभी तो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन में मेरा लोग कहना मानेंगे। हम कंपीटेंट हैं, उस लेवल के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उतना नॉलेज है हमें, हमारे पास वो रिसोर्सेस हैं, तभी तो लोग मेरा कहना मानेंगे, तभी तो ये इन्फ्लुएंस है। तो इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, कंपीटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज। इतनी बात आपको एग्जाम में लिख देनी है तो मैनेजमेंट का काम खत्म। सर क्या मैनेजमेंट पूछा जाता है क्या, मैनेजमेंट की मीनिंग? नहीं, जनरली नहीं, जनरली नहीं, पर आपको तो पता होना चाहिए। सर हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? पहले टॉपिक में हमने क्या बताया, मैनेजमेंट क्या है? हमने कहा मैनेजमेंट को दो सेंस से यूज करते हैं। इट इज यूज्ड विद द रेफरेंस टू की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर, जिसमें हमने सबसे पहले बताया मैनेजमेंट चीफ ऑर्गन है पर्पजफुल और प्रोडक्टिव एंटिटी बनाने के लिए। कैसे बनाती हैं? बाय ब्रिंगिंग टुगेदर एंड इंटीग्रेटिंग द डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज लाइक व्हाट? मैन पावर, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, राइट। दूसरा है सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेस कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट। वो फंक्शंस कौन से हैं? आपने बीएसटी में पढ़ा होगा 12th क्लास में। मैं साइंस साइड का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मैं आईआईटी में अपेयर करने वाला बच्चा था। तो आपको बिजनेस स्टडीज आपने पढ़ी होगी अपने अपने लेवल पर। तो सर क्या होता है, ये जो फंक्शंस हैं इनमें क्या होता है, याद करो आप। प्लानिंग, यस सर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। याद है आपको? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ये फंक्शन आपको याद होंगे, बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग, ये फंक्शन जो लोग करते हैं वही मैनेजमेंट है। ये सारे के सारे फंक्शन अपने अपने एरिया में बहुत बड़े हैं। स्टाफिंग का अपना एक दायरा है, इसमें बहुत कुछ होता है। कंट्रोलिंग अलग काम है, डायरेक्टिंग अलग है, ऑर्गेनाइज करना अलग है, प्लानिंग अलग है, पर फिर भी ये सब के सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो फंक्शंस आर वाइड रेंजिंग बट क्लोजली इंटर रिलेटेड, एक दूसरे का बड़ा क्लोज कनेक्शन है। यस और नो? और ये हमें अब इससे ज्यादा बताना भी नहीं है, ये आपको बेहतर पता भी है और इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, आपके एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। तो डन हो गया मैनेजमेंट से। आओ दोस्त अब शुरू करते हैं हमारी अगली मीनिंग। हमें स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मीनिंग नेचर जानना था, हमने मैनेजमेंट का जान लिया, ठीक है। अब हम जानेंगे स्ट्रेटजी का। सोच के बताओ स्ट्रेटजी है क्या? सर स्ट्रेटजी कुछ और नहीं, एक गेम प्लान है। ये गेम प्लान है। अगर आप पुराने राजा महाराजाओं की बात बनाए तो वो भी स्ट्रेटजी बनाते थे, वो भी स्ट्रेटजी बनाते थे, वो एक गेम प्लान बनाते थे। गेम प्लान फॉर व्हाट? टू विन ओवर योर एनिमी, अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए जो गेम प्लान है, जो ब्लूप्रिंट है, जो तरीके हैं, जो बनाए गए हैं, वही तो स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यस सर, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी स्ट्रेटजी एक गेम प्लान है, लेकिन दुश्मन से जीतने के लिए नहीं, दुश्मन से जीतने के लिए नहीं। ये किसके लिए है? ये अपने कंपटीटर से जीतने के लिए है। विन ओवर योर कंपटीटर, अपने कंपटीटर, अपने राइवल्स से, राइवल्स मतलब कंपटीटर, उनसे जीतने का एक ये गेम प्लान है। तो उनसे जीतोगे कैसे? सर टू टेक द मार्केट पोजीशन, मार्केट में अपनी पोजीशन स्टैब्लिश करो। टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, अपने ऑपरेशंस ठीक से चलें, आपका धंधा ठीक से चले, इसके लिए भी स्ट्रेटजी चाहिए। अपने कस्टमर्स, अपने यानी मार्केट में या और भी जो नए कस्टमर हैं उनको अट्रैक्ट करना है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है और कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी करना है। सर कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? यही कह लो मैं भी आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे? ताकि इफेक्टिव लेक्चर्स प्रोवाइड करके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे करके, एग्जाम में पास करा करके, रिजल्ट दिलवा करके, मैं भी तो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप हमारे रेगुलर पेड लेक्चर्स खरीद सको। यस सर। तो इसी तरह स्ट्रेटजी है क्या? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गेम प्लान है जो मैनेजमेंट यूज करता है, इसलिए कि वो मार्केट में पोजीशन अपना मेंटेन कर पाए, ऑपरेशंस को कंडक्ट कर पाए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो और अट्रैक्ट करने के साथ साथ उन्हें सेटिस्फाई कर पाए अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से, और कंपीट कर पाए सक्सेसफुली।
आज अगर मैं इतना गंदा इतना घटिया पढ़ा दूंगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नेगेटिव फीडबैक से भर देंगे और नया स्टूडेंट्स हमें पढ़ने नहीं आएगा, हमें सुनने नहीं आएगा। क्या है ये? हम कंपीट कर पाएंगे? नहीं। तो कंपीट करना सक्सेसफुली, और ऑर्गेनाइजेशन का अपना ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो स्ट्रेटजी जरूरी है। टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, टू टेक मार्केट पोजीशन, टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशन, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई द कस्टमर, टू compete सक्सेसफुली एंड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये है हमारी स्ट्रेटजी। इतनी बात से आपका काम चल जाएगा। लेकिन स्ट्रेटजी चूंकि एमसीक्यूज वगैरह सब पूछे जाते हैं कहीं से भी, तो मैं एक एक वर्ड्स को पूरा पूरा क्लियर करता हूं। ये तो पहली बात। दूसरा, आप स्ट्रेटजी को कह सकते हो सर ये एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है, एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है। ऑर्गेनाइजेशन क्या इमेज बनाना चाहती है, क्या डायरेक्शन अपनाना चाहती है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, कहां जाना चाहती है, कहां पहुंचना चाहती है। जैसे मिस्टर कॉमर्स वाला, इसकी डिजायर्ड इमेज क्या है? इसकी डिजायर्ड इमेज यानी इस मिस्टर कॉमर्स वाला की डिजायर्ड इमेज है कि आने वाले टाइम में मुझे ये कहा जाए कि एक टीचर था, एक टीचर है, जो बिना सोचे बिना बहुत बड़े फायदे के हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए जान देने के लिए तैयार है, अपने स्टूडेंट्स के लिए 24 घंटे एक करने के लिए तैयार है। हमारी इमेज बननी चाहिए, ये मेरी डिजायर्ड इमेज है। एक है जिसके एक बार कहने पर सारे बच्चे पूरी पूरी बात मान लेते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ये मेरी डिजायर्ड इमेज बननी चाहिए। और डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन यही है कि इस कम से कम ऑडिट और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में हमें भी आप उतना ही प्यार और सपोर्ट दें जितना बहुत बड़े बड़े टीचर्स को आप देते हैं, ताकि आप महंगा बेचने से नहीं, आप वैल्यूएबल कंटेंट्स को देख करके हमारी तरफ आए। तो ये होता है कि लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट किस लिए है? ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज, ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। क्या डेस्टिनेशन डायरेक्शन हो सकती है? व्हाट इट वांट टू बी, ये क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है। हाउ इट वांट टू डू थिंग, कैसे काम करना चाहता है। एंड वेयर इट वांट टू गो, ये कहाँ जाना चाहता है। ये हो गया आपका लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। यही तो है स्ट्रेटजी। यस सर। फिर क्या है? स्ट्रेटजी क्या प्रोवाइड करता है? एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। किसको? टॉप मैनेजमेंट को। स्ट्रेटजी बनाएंगे तो टॉप मैनेजमेंट को एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क मिलेगा टू सर्च फॉर, evaluate and exploit the beneficial opportunity to perceive and meet the potential threat to make the full use of resources and strength and offset the corporate weaknesses। स्ट्रेटजी बनाओगे तो आपके लिए जो इन्वायरमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज, उन्हें यूटिलाइज कर पाओगे। अगर स्ट्रेटजी नहीं है तो अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ पाओगे, तो यूटिलाइज कैसे करोगे? एक्सप्लॉयट द बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी यानी उसका भरपूर उपयोग करोगे, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओगे। कोविड के टाइम में ऑनलाइन टीचिंग का कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी थी और लोगों ने इसे एक्सप्लॉयट किया। हमारे जैसे लोग कुछ और सोचने के चक्कर में पड़े रहे, लेकिन जिन्होंने पढ़ा वो बहुत बड़े से बड़े लेवल तक पहुंच गए। यानी आप समझ सकते हो ऑनलाइन टीचिंग का वो क्रेज कब से आया? वो क्रेज आया कोविड के टाइम से, 20 या 21 से। आप सोचो कि वो अपॉर्चुनिटी थी, जिसने ग्रास्प किया, जिसने एक्सप्लॉइट किया, वो बहुत आगे गए हैं। साथ साथ स्ट्रेटजी से फायदा क्या है? टू मीट द पोटेंशियल थ्रेट्स। पोटेंशियल थ्रेट्स जो हैं, उन थ्रेट्स से आप कम से कम लड़ाई लड़ सको, उनसे आपको नुकसान वो ना पहुंचा सकें, तो उनको सेटल कर सको, उनसे डील कर सको। टू मेक द फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज तो हैं पर बेहतर इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है। स्ट्रेटजी होती तो रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है इसका भी आपके पास एक आइडिया होता है, एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क होता। स्ट्रेंथ और एंड ऑफसेट द कॉर्पोरेट वीकनेसेस। स्ट्रेटजी है तो कॉर्पोरेट वीकनेसेस को आप खत्म कर पाओगे। और अगर अगली बात कहो तो आप मुझे जरा सोच के बताना, क्या क्या स्ट्रेटजी बना लो तो क्या बिना मैनेजमेंट के काम हो जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं। स्ट्रेटजी बना लेने से कुछ नहीं होता,
मैनेजमेंट अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी तो जरूरी है, पर मैनेजमेंट से इसको मत कनेक्ट करो। मैनेजमेंट तो स्ट्रेटजी का यूज करेगा, मतलब स्ट्रेटजी इज नो सब्सटीट्यूट। स्ट्रेटजी सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता फॉर द साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। यस, स्ट्रेटजी कैन नेवर बी परफेक्ट। स्ट्रेटजी कभी परफेक्ट, फ्लॉलेस और ऑप्टिमल नहीं हो सकता। जानकारी के लिए बताऊं, इसका एक सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसका एक सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और लास्ट वाला पॉइंट है, स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। इसका एक अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस जरूर करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, स्ट्रेटजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। ऐसा क्यों? सर, स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी बना लो, जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट आप पूरी तरीके से स्कैन नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट अनिश्चित है, कब क्या हो जाए आपको मालूम नहीं है। अनसर्टेन इन्वायरमेंट है, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेने वाली है, एज ए मैनेजर आपको क्या मालूम? आप टॉप मैनेजमेंट के लोग हो, आप जरूरी है कि सारी बातें जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। और अगर आप नहीं जान पाओगे तो आप कैसे ये कह सकते हो कि जो स्ट्रेटजी आपने बनाई वो परफेक्ट है, वो फ्लॉलेस है, वो ऑप्टिमल है? नहीं सर, नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वायरमेंट में कुछ भी हो सकता है यार। इवेंट कुछ भी, घटनाएं कुछ भी घटित हो सकती हैं। ये कह सकते हो स्ट्रेटजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। एक और बात, स्ट्रेटजी दो तरीके होते हैं। देखो भाई, जब आप धंधा करते हो, शुरू करते हो, तो कुछ स्ट्रेटजी आप बनाते हो पहले से कि हम ये करने वाले हैं। मिस्टर कॉमर्स वाला अब ये लेक्चर्स प्रोवाइड करने के बाद आप सबको कुछ भी प्रोवाइड करेगा तो वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको इनवाइट करेगा। ये स्ट्रेटजी हो सकती है। स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव, ये प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है, ये हम आगे आगे बढ़ रहे हैं अपने लिए, राइट। लेकिन 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 सर, पार्टली रिएक्टिव हो सकती है। क्या पता सिचुएशन ऐसी आए, प्लान ऐसा कुछ हालात हो जाएं, इन्वायरमेंट में ऐसी चीजें हो जाएं कि हम पुराने प्लान्ड स्ट्रेटजी को आगे इम्प्लीमेंट ना कर पाए। ऐसे टाइम में हमें रिएक्शंस लेने होंगे, ऐसे टाइम में हमें कुछ नया अपनाना होगा, उसके हिसाब से अपनाना होगा जैसा हो रहा हो हमारी इंडस्ट्री में। लाइक अगर एक धंधे वाले को उसका कंपटीटर ने कुछ काम किया, एक राइवलरी आगे क्या करने वाला है, उसका अगला स्टेप क्या है, उसका कंपटीटर क्या करने वाला है, ये आपको पहले से नहीं पता। जब पहले से नहीं पता तो वो स्टेप्स जब देखोगे तो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी में क्या करोगे, कुछ ऐड करोगे, कुछ रिएक्शंस, कुछ रिएक्टिव स्ट्रेटजी से बोलते हैं, राइट। तो स्ट्रेटजी पार्टली प्रोएक्टिव है, यानी शुरू में आप प्रोएक्ट करते हो, आगे आगे बढ़ते हो, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ जाता है ताकि आप कंपटीशन में बने रहो। तो स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। इसका क्वेश्चन हम लास्ट में नेक्स्ट लेक्चर में अलग से करवाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखो जी, अब ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, इसकी मीनिंग क्या है, यस सर, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये चार क्वेश्चन इस टॉपिक में हम करने वाले हैं। 43 मिनट्स हो गए हैं। ये टॉपिक करने के बाद इस लेक्चर को हम शायद यहीं कंप्लीट कर देंगे जानबूझ करके, ताकि छोटे छोटे लेक्चर हों, आपको आसानी से आराम से पढ़ना है, मॉड्यूल को पढ़ना है, नोट्स को रिकॉल करना है और अगले दिन पढ़ना है। मीनिंग की बात करो तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है? द टर्म एसएम रिफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ, ये क्या है? मैनेजरियल प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में? ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन। सपने बनाते हो, एक स्ट्रेटेजिक विजन डेवलप करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, crafting the strategy, implementing and evaluating the strategy and initiating corrective adjustment where deemed appropriate। आप कह सकते हो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एक मैनेजरियल प्रोसेस है। किस चीज़ का? सबसे पहले विजन बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, स्ट्रेटजी को क्राफ्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, और फिर जहाँ जहाँ हमें लगता है कि कुछ करेक्टिव एडजस्टमेंट्स लेने चाहिए, कुछ कमियाँ हैं, सुधार करनी चाहिए, वहाँ पर हम क्या करते हैं? वहाँ पर इनिशिएट करते हैं करेक्टिव एडजस्टमेंट्स वेयर डीम्ड अप्रोप्रिएट। कुल मिला के ये सिंपल सी बातें आपको ध्यान रखनी है, यही स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव हैं। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के ओवरऑल दो ऑब्जेक्टिव हैं। कौन से ऑब्जेक्टिव? सबसे पहले
कंपटीटिव एडवांटेज क्रिएट करना है। अभी के लिए बताऊं, कंपटीटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि हमारा कंपटीटर जितना, अगर सिंपल बात, कंपटीटिव एडवांटेज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम आने वाले टॉपिक में, आने वाले लेक्चर्स में। अभी ये टॉपिक नहीं है, अभी इतना जानो, कंपटीटिव एडवांटेज का मतलब अपने कंपटीटर से आगे जाना। कंपटीटिव एडवांटेज पाने का मतलब कंपटीटर फायदा नहीं ले पाया, मैं ले लिया हूं, ऐसे समझो। बाकी इसकी टर्मिनोलॉजी के साथ वो क्लियर कट वर्ड्स हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। अभी आपको समझ में आया, कंपटीटिव एडवांटेज क्रिएट करना, अपने कंपटीटर से आगे बढ़ जाना। दूसरा, टू गाइड द कंपनी। एक तो कंपटीटिव एडवांटेज क्रिएट करना ऑब्जेक्टिव है, दूसरा कंपनी को गाइड करना है सक्सेसफुली। कैसे? कि इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, ऐसे में बर्बाद मत हो जाना कंपनी, कंपनी बर्बाद ना होने पाए। उन चेंजेस जो होते हैं इन्वायरमेंट में, उसके साथ साथ कंपनी को सक्सेसफुली गाइड करते रहो, कंपनी कहीं खराब ना हो, कंपनी कहीं कंपनी को कोई नुकसान ना होने पाए। इन्वायरमेंट बदले तो कंपनी भी उसी के हिसाब से एडजस्ट होता चला जाए। गौर किया होगा कि हमारे घरों के जो बच्चे होते हैं, हम सब जो होते हैं, अगर धूप में 2 घंटे खड़े हो जाए तो फीवर आ जाए, पता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा, वो 2 रुपए 4 रुपए जो मांगने वाले बच्चे हैं, वो धूप में, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, मेट्रो के नीचे, रोड पर, सड़कों पर, वो रेलवे स्टेशन पर, हर जगह पड़े रहते हैं, उनको बीमारी नहीं होती। उन्हें कभी आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आगे लाइन लगाए हुए कम से कम पाओगे, लेकिन कम पाओगे। क्या वजह हो सकती है? क्योंकि उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो ढल चुके हैं। अपनी कंपनी को जो भी सरकमस्टांसेस हो, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उनके साथ साथ गाइड करते रहना कि किसका काम है, किसका ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? यस सर। अब 2 और सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस। क्या फायदे हैं, जरा बताना मुझे। फायदे हैं क्या? मैं अगर आपको याद दिलाऊं, ये हमने थोड़ा निमोनिक लिख रखे हैं, लेकिन एक एक लेटर के कई सारे हैं, पर इसकी जरूरत नहीं है, ये आपकी हिंट के लिए है। इसमें ग्रीन कलर से भी हमने कर दिया है उन लेटर्स को, लेकिन मैं इसे पढ़ाने वाला नहीं हूं, ये आपके लिए है। अगर आपको कोई तरीका नहीं समझ में आता तो इस तरीके से आप रट लेना, मेरा काम है समझाना। मुझे जरा बताओ, क्या फायदे हैं, बोलो। फ्यूचर में, फ्यूचर को फेस करना, भविष्य में क्या होने वाला है सामना करना, और हमारे लिए एक राह, आप ये कह सकते हो, पाथ फाइंडर का काम करता है, हाँ या ना। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हमारा मार्गदर्शक है, हमारी कंपनी को रास्ता दिखाता है। फेस द फ्यूचर एंड एक्ट एज अ पाथ फाइंडर, ये तो सिंपल बात है। अगर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हम फॉलो करते हैं तो कभी कभी इनिशिएटिव ले पाते हैं, यानी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी फॉलो कर पाते हैं, प्रोएक्टिव हो पाते हैं, नया इनोवेट कर पाते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री के बाकी कंपटीटर, बाकी के लोग हमें फॉलो करते हैं। हम हमेशा रिएक्टिव नहीं करते। रिएक्टिव का मतलब होता है कि कोई कंपनी ने कोई स्ट्रेटजी फॉलो किया, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किए, उन्हीं के हिसाब से हम अपने आप में चेंज कर लें। प्रोएक्टिव का मतलब मैं ही आगे आगे। एप्पल कंपनी अगर आगे आगे हर काम करती है, उनका ना इनोवेशन बहुत तगड़ा है, बहुत शानदार है, रिसर्च डेवलपमेंट जबरदस्त है, नए प्रोडक्ट, नए फीचर, नई चीजें हमेशा लाते रहते हैं। बाकी उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रोएक्टिव का मतलब आगे आगे लाना, इनिशिएटिव लेना, हर एक नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, नए तरीके अपनाना, बाकी के लोग आपको देखा देखी फॉलो करें ताकि वो आपके सामने सरवाइव हो पाए। दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब लोग क्या कर रहे हैं, हम उनके हिसाब से अपने आप को अपडेट कर लेते हैं ताकि उनके साथ कंपटीशन में हम बने रहें। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज करोगे तो प्रोएक्टिव बन पाओगे रेदर देन रिएक्टिव, ये फायदा है। इसके बाद कंपनी को सही डायरेक्शन मिल पाता है, यस और नो। और इसके साथ साथ कंपनी डिसीजन लेने के लिए एक फ्रेमवर्क मिल पाता है। कॉरपोरेट डिफेंस मैकेनिज्म में हमारी हेल्प हो पाती है, और कोर कंपिटेंसी और कंपटीटिव एडवांटेज मिल पाता है। सर कोर कंपिटेंसी क्या है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत 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 डिटेल में करेंगे। कंपटीटिव एडवांटेज क्या है, हमने नॉर्मली आपको बता दिया क्या है, ठीक है। ओके सर, कोर कंपिटेंसी मतलब कुछ चीजें हमारे पास जो किसी और के पास नहीं है, रेयर है, वैल्यूएबल है, बहुत शानदार चीजें हैं, बहुत शानदार स्ट्रेंथ है, किसी और के पास नहीं है, लेकिन बाकी हम आगे पढ़ेंगे, अभी फर्जी का माथापच्ची नहीं करने का, ठीक है। लास्ट पॉइंट, हमारी बिजनेस की लॉन्गेविटी बढ़ जाती है।
बढ़ जाती है कि नहीं, बिजनेस चलता रहेगा, भविष्य बन गया। ओके, तो ये हो गए फायदे। याद रखने के लिए आप कह सकते हो PDCL। पी से आप क्या क्या कह सकते हो, एक्ट एज अ पाथ फाइंडर, प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव। पी से ये दो चीजें तो हो ही गई अपने आप हो गई या नहीं हो गई। PDCL, डी से डायरेक्शन देता है, डिसीजन लेने का मदद करता है। PDC फॉर कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, कोर कम्पिटेंसी में हेल्प करता है। और L फॉर लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस इनहेंस होता है। तो PDCL, P से 2 हैं, D से 2 हैं, C से 3 हैं, L से 1 है। ऐसे करके आप एडवांटेजेस लिख सकते हो। लिमिटेशंस की बात करो, मुझे जरा बताना, दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, लिमिटेशंस की बात करो तो द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर ऑल हिंड्रेंसेस एंड ऑलवेज अचीव सक्सेस, रीजन आर बिलो। यानी कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के होने से आप ये नहीं कह सकते हो जितने हिंड्रेंसेस हैं, जितनी कमियां हैं, जितनी एडवर्सली हमें पर इम्पैक्ट डाल रही वो सब का सब काउंटर कर सकें, जरूरी तो नहीं। हमेशा हमेशा हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को फॉलो करके सक्सेसफुल हो जाएं, जरूरी तो नहीं। क्या रीजन है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट फॉलो करते हुए भी कमियां आ सकती हैं, फॉलो करने के बाद भी हमारे साथ चैलेंजेस आ सकते हैं? हम क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो ये तो रहा हमारा कीवर्ड आपको याद रखने के लिए। आप चाहो तो इसे यूज करो, चाहो तो इसे यूज ना करो। आपको याद करने के लिए आपकी चीजें हैं, मुझे मेरा काम है समझाना। ये आपको एक सब्स्टिट्यूट को तौर पे दिया है कि अगर चीजें बार बार ना याद हो रही हूं तो ये भी है कॉम्प्लेक्स CTC एनालिसिस। सर कुछ नहीं, सिंपल बात बोलूं, क्या वजह है, जरा मुझे सोच के बताओ, अभी उस पर मत फोकस करो, रट्टा मत मारो। मुझे जरा बताओ क्या वजह है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बहुत बहुत फायदेमंद नहीं हो पाती, या उसका बेहतर इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, या हमेशा यूज करके भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते? सबसे पहले तो इन्वायरमेंट जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट है। इन्वायरमेंट को इतनी आसानी से समझना ना बाबा ना, कब क्या हो जाए इन्वायरमेंट में कैसे जानते हो, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाने वाली आप नहीं जानते हो, आपका कंपटीटर का अगला स्टेप क्या है, वो आगे क्या प्लान बना रहा है आपको नहीं पता है। आपके मार्केट में नए, आपके आपके इंडस्ट्री में जो आपका जो मार्केट है वहां पर नए लोग हैं, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, आप कैसा हो जाएगा आप नहीं जानते हो। कस्टमर का अप्रोच बदल जाए आप कैसे कह सकते हो, जरूरी नहीं 100%। इट मीन्स इन्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है और टर्बुलेंट है, कब क्या हो रहा है स्थिर नहीं है, चेंज होता रहता है, कोई भरोसा नहीं, डायनेमिक है। राइट, यस सर। दूसरा ये है कि स्ट्रेटजिक मैनेज, इसकी वजह से क्या होता है कि आप ऐसे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट यूज भी करो, स्ट्रेटजी बनाओ भी, फिर भी हमेशा वो सक्सेसफुल हो जरूरी नहीं है, इस वजह से। दूसरी वजह ये है कि भाई स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट यूज करना है तो आपको चाहिए स्ट्रेटजिस्ट मैनेजर्स, स्ट्रेटजिक मैनेजर, इट मीन्स स्ट्रेटजिस्ट लोग चाहिए। और जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल के हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। ऐसे लोगों को हायर करना है तो उनकी कंसल्टेंसी फीस देना पड़ेगा, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन की बस की बात नहीं है, बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो स्ट्रेटजी बनाते नहीं, अपने से काम चला लेते हैं। एक तो वजह ये है। दूसरा ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है भाई, इतनी आसान नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो पाता कोई भी चीज़। इसको बनाते हैं, अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं, न जाने कितना टाइम इसमें चला जाता है। और एक और बात है कि स्ट्रेटजी हम कितना भी बना लें, अपने कंपटीटर को जानना जरूरी है। कंपटीशन को एनालाइज करना है, यानी कंपटीटर के बारे में सब कुछ जानना, स्कैन करना है। कैसे जान पाओगे अपने कंपटीटर का, किसी के दिल में क्या रखा है आप जानते हो क्या? नहीं जान पाओगे। तो कंपटीशन एनालिसिस एक डिफिकल्ट टास्क है, बहुत मुश्किल है। ये वजह है कि हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को यूज करके भी हमेशा सक्सेसफुल हो, ये जरूरी नहीं है। तो लिमिटेशंस में ये आपका हो गया। इस तरीके से दोस्त हमने ये टॉपिक भी कर लिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्ट्रेटजिक इंटेंट। इसको हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 50+ मिनट्स हो गए हैं, जानबूझ करके पहला लेक्चर सिंपल सा रखा है। नेक्स्ट लेक्चर अब इसके बाद आएगा आपके साथ, ठीक है? मिलते हैं। अगर आपको हमारी ये बातें समझ में आई ठीक से, आपको करना क्या है, अब जितना हमने पढ़ाया ICI मॉड्यूल उठाइए, एक एक लाइन आपको एक बार रीड करनी है, हाईलाइट करनी है। याद आपको इसी नोट से करना है, पर एक बार रीडिंग जरूरी है। उसके बाद इस नोट्स को वापस से रिकॉल करेंगे लेक्चर के बाद। ये 2 काम आप कर लेंगे, फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। 5 चैप्टर हैं,
होले होले से दुआ लगती है, होले होले करके धीरे 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 हम आराम से पांचों चैप्टर आपके दिमाग में फिट कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।